एक बार मेरे को जल्दी से बता दो कि स्क्रीन हो रही है सबको यस शेयर। मैम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है? 1H1 127I के लिए हमें जो सेपरेशन है वो A पर सेंटीमीटर दे रखी है। हमें 2H127I के लिए फाइंड करनी है सेपरेशन। अब हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, क्योंकि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो माइक्रोवेव रीजन में फॉल करता है। अब यहाँ पे मैडम हम मैडम लोगों ने एक आईआर जो में भी करता है ना वो तो। माइक्रोवेव में भी करता है, तो केवल माइक्रोवेव एंड केवल माइक्रोवेव में तो शायद दोनों है, वाइब्रेशनल ही करता है। वो बोल नहीं, सकते हो। आईआर में करता है शायद। नहीं नहीं, आईआर, वाइब्रेशनल आईआर में ही हाँ करता हाँ है। हाँ। तो देखो अभी यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो वेव नंबर, क्योंकि पर सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो जो वेव नंबर डिफरेंस है, वेव नंबर डिफरेंस हमारे पास होता है बी 2BJ+1। ठीक है। एक तो ये मेथड है कि मैं बी की वैल्यू कैलकुलेट करूं। बी की वैल्यू होती है h²/2IC। ठीक है। अब मैं यहाँ से जा तो इसकी वैल्यू फाइंड करूं बी की, क्योंकि बी में आगे रिड्यूस मास आना है। या फिर एक और जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में अगर आप किसी भी दो लाइंस में डिफरेंस देखोगे, दो लाइंस में जो वेव नंबर डिफरेंस है वो 2B का होता है। इन दोनों में देखो, चाहे इन दोनों में देखो, दो एडजसेंट रोटेशनल लाइंस में अगर आपने वेव नंबर डिफरेंस देखना हो वो 2B होता है। इस चीज को नोट कर लो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी, इस क्वेश्चन को जस्ट कुछ सेकंड में निकाल देगी। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में अगर हमने दो लाइंस के बीच में डिफरेंस देखना हो, वेव नंबर डिफरेंस देखना हो, तो वो 2B होता है। तो अब हमें इतना चीज पता चल गई है कि वेव नंबर 2B के इक्वल होने वाला है। ठीक है, दो लाइंस में। तो अब बी की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट के लिए देखती हूँ, इसको मैं आई को मैं क्या लिख सकती हूँ? आई को मैं μr² लिख सकती हूँ, कि आई को मैं μr² लिख सकती हूँ। अब जैसे हमने निकाला था कि जो म्यू है वो रिड्यूस मास है, पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं, m1 m2/m1 + m2। तो उसके लिए हो जाएगा 1 × 127 डिवाइडेड बाई 1 + 127। तो ये बन जाएगा आपका 127/128। फिर सेकंड मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं, उसके लिए हो जाएगा 2 × 127 डिवाइडेड बाई 2 + 127। तो यहाँ से 2 × 127/129, ये बन जाएंगे आपके रिड्यूस मास। तो फर्स्ट के लिए आपको वेव नंबर डिफरेंस दे रखा है ए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लिखने जा रही हूँ। फर्स्ट के लिए वेव नंबर डिफरेंस आपको इतना दे रखा है। अगर मैं सेकंड के लिए वेव नंबर डिफरेंस देखती हूँ, सेकंड के लिए वेव नंबर डिफरेंस देखते हैं, तो आपके पास वो क्या बनना है, वो 2B ही बनना है। वो आपका 2B ही आएगा। तो 2B की वैल्यू रखोगे, आपके पास क्या बन जाएगी, h² बाय 2 आ जाएगा r²c। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगी। अब यहाँ पे मुझे r नहीं पता है, दोनों पार्टिकल्स में डिस्टेंस नहीं पता है। तो दोनों पार्टिकल्स में डिस्टेंस नहीं पता है बट μ2 पता है, और हमें h²/c की भी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूंगी। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूं, 2B = A है। ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए है, तो B की वैल्यू रखोगे h²/2। यहाँ पे क्या बन जाएगा, μ1r²c यहाँ पे मैं सबकी वैल्यूज निकाल सकती हूँ। 2 से, एक मिनट, यस, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल। h² बाय μ1 की वैल्यू कितनी आई थी, 127/128। r²c = A। तो यहाँ से h²/r²c की अगर हम वैल्यू निकालने, वो 128 टाइम्स A/127, ये वाला आ जाएगा। यही वाला फैक्टर हम लोग अपनी सेकेंड इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। ये हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में
यूज कर सकते हैं। 2 इंटू क्या फैक्टर था, h कट स्क्वायर बाय 2 म्यू 2 मैडम ये आफ्टर 127/128 नहीं होगा, मल्टीप्लाई हुआ ना उधर, डिनोमिनेटर से गया ना उधर। मल्टीप्लाई किया है मैंने उधर। आपने उल्टा कर दिया, 128/127 कर दिया आपने। उल्टा कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टा कर दिया। 127/128 आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, 2 से 2 फिर हो जाएगा कैंसिल। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 127a/128, और नीचे म्यू 2 की वैल्यू क्या आ रही थी, म्यू 2 की वैल्यू आ रही थी आपके पास 2 टाइम्स 127/129। तो आपके पास ये हो जाएगा कैंसिल। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताओगे कोई, क्या बनेगा आंसर। तो सॉल्व करके क्या बनेगा आंसर। 2.015। 0.50 मतलब 0.50 आ रहा है अप्रोक्सीमेट। तो 0.50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आंसर आपका, ये बन जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा था। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा था। क्लियर है सभी को क्वेश्चन ये। मैम ये मतलब ऐसे करना जरूरी है, तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है लाइंस इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। अब नंबर ऑफ लाइंस जो पर मीटर जो, वो तो वेव नंबर होता है। तो अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें कि वेव नंबर इज इक्वल टू ये b × j+1, तो वेव नंबर वो प्रोपोर्शनल टू बी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। सीधे क्योंकि बी म्यू की इनवर्सली वैल्यू प्रोपोर्शनल टू तो, म्यू से नहीं आ जाएगा ये? म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। नहीं म्यू। आप यही बोल रहे हो वेव नंबर डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के, और ये हम्म। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। एक बार आपने उसके लिए लिख लिया, ये लगा लो म्यू 1 के लिए लिख लिया, एक बार आपने म्यू 2 के लिए लिख लिया, यही किया है आपने। वैसे भी हाँ कर हाँ। सकते हो, म्यू 1 म्यू 2 तो वैसे फिर भी निकालने ही पड़ेंगे, वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द स्पेसिंग बिटवीन दी रोटेशनल लाइंस ऑफ एच एफ मॉलिक्यूल। एच एफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो आपको दे रखी है 40 पर सेंटीमीटर। corresponding spacing between the rotational lines of DF molecule। तो DF molecules में हमने फाइंड करनी है, ठीक है, DF molecules में हमने फाइंड करनी है। अब मैम सेम मैम ही एक मिनट, जो पिछला क्वेश्चन आ क्वेश्चन गया। किया ना, मैम जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें हम 1 और 2 को नहीं ले सकते रिड्यूस्ड मास, कि 127 को के साथ करना पड़ेगा ऐसा? 1 और 2 को मतलब कैसे। जैसे 1H2 मतलब 1H है और 2H है, तो उसी मास को हम 1 और 2 को मास लेके चले। नहीं, फिर वो रिड्यूस मास थोड़े बनेगा। तो आपने रिड्यूस्ड मास कैसे निकाला, मतलब 127 के साथ थोड़ा ना निकाल सकते रिड्यूस्ड मास? फिर वो क्या दिया हुआ है इन्होंने, आई का
वो मास ही तो दिया हुआ है उन्होंने। मतलब आप वन कैसे एच वन, निकालोगे मास? मतलब डायरेक्टली मास तो हम उसी को 1 और 2 को मान सकते हैं ना। मैं आई की बात कर रही हूँ, आई का मास क्या होगा? आई का क्या मास होता है? फिर मैंने मास ही तो माना एक बार, 1H 127 आई, ये मास ही तो गिवन है आपको। एक ये बार वन टू एच एच कॉमा 127 आई, अच्छा एच आई है मतलब ये। ये एच आई है। ये एच का मास 1 दिया है, आई का मास 127 दिया ओके है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तभी ऐसे निकला है मास। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। ठीक है। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एच एफ मॉलिक्यूल के लिए वही सेपरेशन 40 पर सेंटीमीटर दे रखी है, डीएफ मॉलिक्यूल के लिए हमने निकालनी है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सेम डिट्टो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, वैसे ही डिट्टो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें अब आपने क्या करना है, एच एफ मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि एच एफ मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास जो सेपरेशन है वो हम अभी कर चुके हैं कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमारे पास जो वेव नंबर डिफरेंस होता है दो लाइंस के बीच में, वो 2b होता है, यही हमने देखा है। फर्स्ट केस में आपको ये 40 पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से आपका बी की वैल्यू निकाल सकते हो। बी की वैल्यू आ जाएगी 20 पर सेंटीमीटर। अब आपने ये निकालनी है किसके लिए? ये निकालनी है आपने डीएफ मॉलिक्यूल के लिए। बी की वैल्यू क्या होती है? एच कट स्क्वायर बाय 2IC इज इक्वल टू 20 पर सेंटीमीटर। अब यहाँ से आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, mr² c इज इक्वल टू 20 पर सेंटीमीटर आई। म्यू मत लिखना, यहाँ पे लिखना रिड्यूस मास। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? रिड्यूस मास लिखा जाएगा। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। अगर आपने निकालना है डीएफ मॉलिक्यूल के लिए, ये फाइंड करना है 2b, डिफरेंस दो लाइंस में यही होने वाला है 2b। बट यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना पड़ जाएगा म्यू की वैल्यू में। इधर अगर मैं म्यू 1 लिख रही हूँ, इधर हम लोग लिख देते हैं म्यू 2r² c। तो 2 से हो जाएगा 2 कैंसल, एच कट स्क्वायर बाय म्यू 2r²c। अब म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यूज बता दो जल्दी से कि क्या होंगी। म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यूज बोलो क्या होंगी। मैम ये डी ड्यूटेरियम है ना ये। जी, यस। 2H। हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हाइड्रोजन का हाँ, आइसोटोप है ये। फ्लोरीन का मास इतना 9 लेके चलेंगे यहाँ पे। 9? 9? 9 होता है मास उसका? 18 आएगा, 18 18 18 मार्क्स। 18। डबल होता है। यस, वही लेके चलना है आपको। तो अगर मैं म्यू निकालूं यहाँ पे, म्यू अपॉन म्यू म्यू डैश 1/2 आ जाएगा, मतलब म्यू डैश इज इक्वल टू 2 म्यू आ जाएगा। म्यू 1 अगर हम लोग निकालें इसके लिए, म्यू 1 एच एफ मॉलिक्यूल के लिए निकालें तो M1 M2 बाय M1 प्लस M2। तो M1 H हाइड्रोजन के लिए मास होता है 1, और फ्लोरीन के लिए होता है 18। 1 + 18, तो ये 18/19 हो जाएगा म्यू 1। ऐसे अगर म्यू 2 लिखना हो, म्यू 2 आपका बनेगा डीएफ मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है। तो डी हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है जिसका मास 2 होता है, तो 2 × 18/2 + 18, तो ये बन जाएगा 2 × 18/20। तो आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ये म्यू 2 की। तो यहाँ से अब देखो, एच कट स्क्वायर बाय H कट स्क्वायर बाय हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? R² C की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो बन जाएगी 40 × म्यू 1 साथ में मल्टीप्लाई होगा,
μ1 कितना है 18/19। तो हमें एच कट स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर सी की वैल्यू पता चल गई है। मैं यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो यहाँ से 1/μ2 ये बन जाएगा आपके पास 20/2 इंटू 18। ठीक है, इंटू इसकी वैल्यू 40 इंटू 18/19। जस्ट मैंने इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है इसमें। सेकंड वाले के लिए हम वेव नंबर डिफरेंस निकाल रहे थे। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये कट के आपके पास आ जाएगा 20। ये मल्टीप्लाई करके मेरे को बताएगा कोई आंसर, कितना कैलकुलेट करके कितना आएगा? 21 पॉइंट कुछ आ रहा है। 20 अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 21 पॉइंट 21 21.05। 21.05। यस, मतलब अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा पैटर्न चेक करो, थोड़ा सा पैटर्न चेक करोगे, जैसे फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी 1H127I की। ठीक है, इसके लिए डिफरेंस आ रहा था ए। अगर यहाँ पे 2H127I हो जाता है, मतलब ये सेकेंड वाला मॉलिक्यूल सेम है, फर्स्ट का मास डबल हो रहा है, तो ये क्या हो जाता था हाफ। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम चीज आई कि HF के लिए अगर देखा तो इसके लिए जो वेव नंबर डिफरेंस है वो कितना था 40 पर सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका मास डबल कर दिया जाए डी, इसका मास 2 ही होता है, सेकेंड वाला मॉलिक्यूल सेम है, तो कितना हो रहा है हाफ हो रहा है। तो अगर आपको पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मास डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, ठीक है, तो जस्ट अगर डबल हुआ है तो 2 से डिवाइड कर दो, आपको बार बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ऐसे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इस चीज को एज अ शॉर्ट ट्रिक में लिख लेना, जर्नलाइज कर सकते हो आप कि अगर मास में चेंजेस किए जा रहे हैं फर्स्ट वाले में, तो ऐसे आपका जो सेपरेशन है, ठीक है, वो ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर डबल हुआ तो हाफ से डिवाइड हो जाएगा, अगर ट्रिपल होता है तो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आगे कोई भी क्वेश्चन आता है हम लोग उसको ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, द पॉपुलेशन इन दी फर्स्ट रोटेशनल स्टेट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल relative to the lowest energy state is 3e square. The relative population in the second rotational state is। पॉपुलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? N2/N1 into पॉपुलेशन निकालने का proportional to फॉर्मूला 2j प्लस 1 इंटू N2/N1 ई की पावर proportional to माइनस EJ बाई exponential। KBT। यस, ये भी फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। तो हमारे पास पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, N2/N1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू 2j+1 ई रेस टू पावर E2 माइनस E1 बाय KBT, ये लिखा था फॉर्मूला।
क्योंकि देखो क्वेश्चन में उन्होंने रिलेटिव परमुटेशन पॉपुलेशन पूछ ली। अब वैसे तो पॉपुलेशन एन ही होता है, एन हमारे पास क्या हो जाएगा, डीजेनरेसी। ठीक है, जैसे हम मान लो एन जे स्टेट के लिए निकालना है तो जे ये बन जाएगा उस स्टेट की डीजेनरेसी ई रेस टू पावर माइनस ई जे बाई के बी टी। ये बताई हुई है मैंने पॉपुलेशन। बट यहाँ पे रिलेटिव वर्ड जब यूज होता है, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी होती है, हम लोग लिखते हैं ना ई आर, रात आपको करवाया था, वो क्या होता है, मीडियम डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस। जैसे ही अगर आपने परमेबिलिटी निकालनी हो तो मीडियम की डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की, ऐसे ही यहाँ पे जब भी रिलेटिव वर्ड यूज होता है तब हमने क्या करना है, दो स्टेजेस, दो स्टेट की पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना है। और रेफरेंस हमेशा किसका रहता है, फ्री स्पेस का। यहाँ पे रेफरेंस हर एक चीज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पड़ी होती है, तो हमने रेफरेंस किसका लेना है, ग्राउंड स्टेट का लेना होता है। हमने ग्राउंड स्टेट का रेफरेंस लेना होता है। तो अगर ग्राउंड स्टेट का रेफरेंस लेना है, ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या होती है, ग्राउंड स्टेट के लिए सबसे पहले एनर्जी लिखनी पड़ेगी, ई जे हमारे पास होता है एच कट स्क्वायर जे जे प्लस वन बाय टू आई। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करती हूँ, ई नॉट, ठीक है, जे को जीरो रख दोगे तो एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट स्टेट की बात करती हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगी, उसके लिए जे की वैल्यू वन, तो ई वन आपका बन जाएगा एच कट स्क्वायर बाय आई। ठीक है, तो मैं अब इसी चीज का यूज करने वाली हूँ, इसी चीज का अब मैं यूज करूंगी। एंड टू, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉपुलेशन इन द फर्स्ट रोटेशनल स्टेट ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द लोएस्ट स्टेट इज 3e²। इसका मतलब क्या है, n2/n1 आपको दे रखा है 3e²। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, 3e² दे रखा है। और ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है द रिलेटिव पॉपुलेशन इन द सेकंड रोटेशनल स्टेट, मतलब n3/n1 ये हो जाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और नीचे तो हमने ग्राउंड स्टेट ही रखना है, ये हमने फाइंड करना है। और वैसे n2/n1 अगर हमने लिखना हो, ये होगा किसके इक्वल, 2j+1 ई रेस टू पावर माइनस E2 माइनस E1 बाय केबीटी, बाय केबीटी। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जे की वैल्यू को बताएगा कितनी आएगी यहाँ पे, फर्स्ट डीजेनरेसी कितनी होगी, मैम जे की वैल्यू 0 नहीं लेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए? नहीं, फिर गलत कर गए हो आप, सोच गलत गए हो। मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, एन जे, नहीं ग्राउंड स्टेट के लिए जे तो जीरो ही लेंगे, बट यहाँ पे एक चीज देखो, एन जे मैंने आपको लिखवाया था जी जे ई रेस टू पावर माइनस ई जे बाई के बी टी। ठीक है, और जो जी जे है वो डीजेनरेसी होती है, ये होती है डीजेनरेसी। तो अगर आप रिलेटिव निकाल रहे हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n2/n1, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ना अ, आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज मैम इसलिए जे हो आपने रहे बोला हैं था जे कि की। लोअर वैल्यू लेनी है। नहीं नहीं, मैं वही बता रही हूँ, वही लेंगे हम लोग। बट इधर ना कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं उल्टी वैल्यूज ले लूँ। यहाँ पे आप ऐसे लिखो, n1/n0, अब नहीं कंफ्यूज होंगे आप। ग्राउंड स्टेट के लिए वही जे को जीरो रख लिया, ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जे को रख लिया हमने वन। तो यहाँ पे n1/n0 लोगे तो क्या बनेगा, 2, ऊपर आ जाएगा आपके पास, जे को वन रखोगे 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे जे को जीरो रखोगे तो वन आ जाएगा, ई रेस टू पावर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी क्या बनेगी, एच कट स्क्वायर बाय आई, नीचे केबीटी है, डिवाइडेड बाय सेकंड ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी क्या बनती है, जीरो। तो आपके पास ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये आपके पास बना 3 ई रेस टू पावर माइनस
एच कट स्क्वायर बाय आई के बी टी। ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ है, बता दो सभी मेरे को, जो मैंने ये लाइन लिखी है ये वाली, क्या ये सबको क्लियर हुई है कैसे लिखी है? क्या हुआ? एक बार रिपीट कर दो मैम। देखो पहले यही वाली चीज रिपीट कर देती हूँ। हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है क्लास में कि जो पॉपुलेशन है एन जे वो किसके इक्वल होता है? जी जे रेज़ टू पावर माइनस ई जे बाई के वी टी। अगर हमने रिलेटिव निकालनी है, मतलब दो एनर्जी लेवल्स का डिवाइड करना है, रेशो लिखनी है, तो मैं लिखूंगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए डिवाइडेड बाय जीरो, मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए। तो एन वन की वैल्यू रखोगे तो जी वन ई रेस टू पावर ई वन बाई के बी टी डिवाइडेड बाय जीरो के लिए, मतलब जी जीरो ई रेस टू पावर ई जीरो बाई के बी टी। और डीजेनरेसी होती किसके इक्वल है? डीजेनरेसी होती है टू जे प्लस वन के इक्वल। तो जे की वैल्यू अगर वन रखोगे तो फैक्टर क्या बनेगा? थ्री का। ठीक है, टू प्लस वन थ्री बन जाएगा। ई रेस टू पावर माइनस, अब एनर्जी, एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी होती है एच कट स्क्वायर बाय टू आई जे प्लस वन। तो अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ग्राउंड मतलब पहले ग्राउंड स्टेट के लिए देख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए देखूंगी तो जे को कर दो जीरो। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जे को कर दो वन। तो आपके पास क्या बनेगा फैक्टर? एच कट स्क्वायर बाय आई आ जाएगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए देखोगे तो जे को टू कर दो। तो टू करोगे तो आपके पास क्या फैक्टर बनेगा? सी एच कट स्क्वायर बाय आई। तो जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ई वन की। ई वन बन जाएगा एच कट स्क्वायर बाय आई के बी टी के डिवाइडेड बाय डीजेनरेसी जे को जीरो रखोगे वन आ जाएगा। ई रेस टू पावर ई जीरो जीरो होता है तो जीरो बाय के बी टी। ठीक है, तो यहाँ से एन वन बाय एन नॉट किसके इक्वल आ गया आपके पास? थ्री टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस एच कट स्क्वायर बाय आई के बी टी। अब क्लियर है ये स्टेप? यही चीज मैंने ऊपर लिखी है, यही चीज मैंने ऊपर लिखी है। अब हमारा टारगेट था एन टू मैडम बाय ये जी जी जीरो क्या निकाला आपने? डीजेनरेसी। नहीं, वो जी जीरो के लिए क्या निकाला? कितना है ये? जे को जीरो कर दिया, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वन आ जाएगा। अब हमें एन टू बाय एन नॉट निकालना है, तो एन टू के लिए क्या बनेगी? एन टू के लिए टू जे प्लस वन ई रेस टू पावर ई टू बाय के बी टी डिवाइडेड बाय, नीचे बन जाएगा आपके पास टू जे प्लस वन ई रेस टू पावर ई नॉट बाय के बी टी। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। जे की वैल्यू एन टू है ना, तो टू सब्स्टिट्यूट करोगे फाइव बन जाएगा। ई रेस टू पावर ई टू की वैल्यू कितनी है? ई टू की वैल्यू थ्री एच कट स्क्वायर, ये निकाली है हमने, थ्री एच कट स्क्वायर बाय आई, और नीचे केबीटी है डिवाइडेड बाय जे की वैल्यू इधर आपने रखी जीरो। जीरो रखोगे तो पूरे का पूरा फैक्टर वन आ जाएगा। ई रेस टू पावर ई जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो बाय केबीटी। तो आपके पास ये बना फाइव ई रेस टू पावर थ्री एच कट स्क्वायर बाय आई केबीटी। ठीक है, मैंने दोनों की क्या ले ली है? रेशो ले ली है। दोनों की क्या ले ली है? रेशो ले ली है। तो अब देखो हमारे पास ये फैक्टर्स निकल के आए हैं। मेरे पास ये फैक्टर निकल के आ गए, एन वन बाई एन नॉट इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है, क्या आया है? थ्री टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस एच कट स्क्वायर बाय आई के बी टी। और इसकी वैल्यू आपको थ्री ई रेस टू पावर कितनी दे रखी है? टू।
ये आपको ऑलरेडी फर्स्ट दे रखी है, मतलब इतनी चीज हमें पता है, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे रखा है। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल कर दो, तो यहाँ से माइनस एच कट स्क्वायर बाय आई के बी टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। पावर्स को कंपेयर करोगे, तो पावर्स को कंपेयर करोगे, आपके पास इस फैक्टर की वैल्यू की आ गई है, 2 आ गई है। इस फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब हमने निकालना था n2/n0, वो आया था आपके पास 5 ई रेस टू पावर 3 एच कट स्क्र बाय आई के बी टी। एच कट स्क्र बाय आई के बी टी की वैल्यू रखो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, तो ई रेस टू पावर -6 आंसर आ जाएगा। 5 इंटू ई रेस टू पावर -6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो देखो ये कुछ सेकंड का काम था, ये तो जस्ट समझाने के लिए टाइम लगा, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन ही फर्स्ट टाइम करने जा रहे थे। बट अगर इसको आप प्रैक्टिस से करोगे ना, ये जस्ट 1 मिनट का ही काम है। ये हुआ है क्वेश्चन क्लियर सबको? अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बता सकते हो, अभी मैं रिपीट कर दूंगी। मैं रिलेटिव पॉपुलेशन नहीं समझ जी, में आया। रिलेटिव पॉपुलेशन जो आपने स्टार्टिंग में बताया, वो बताना एक बार। तो पॉपुलेशन होती है हमारे पास, पॉपुलेशन का फॉर्मूला होता है NJ इज इक्वल टू GJ ई रेस टू पावर EJ बाय KBT। पॉपुलेशन हमने ये लिखी हुई है, और ये क्या है, डीजनरेसी, और हर लेवल की डीजनरेसी होती है 2J+1 ई रेस टू पावर EJ बाय KBT, ठीक है। अब सेम चीज है, अब आप अपने माइंड में, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे मैं आपको बोलूं कि रिलेटिव परमेबिलिटी निकालनी है आपने, रिलेटिव परमेबिलिटी निकालनी है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, म्यू आर इज इक्वल टू मीडियम को डिवाइड कर दोगे फ्री स्पेस से। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि आपने रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, परमिटिविटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ई आर इज इक्वल टू मीडियम को फ्री स्पेस के साथ डिवाइड कर दोगे। रिलेटिव जब भी वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब आपने दो चीजों का रेशो लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो एन की रेशो लेनी है। अब फर्स्ट उन्होंने बोला है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मैं स्टेटमेंट में ना एक बार दोबारा रीड कर देती हूँ। उन्होंने बोला था द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट रोटेशनल स्टेट ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल रिलेटिव टू लोएस्ट स्टेट, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, पॉपुलेशन मतलब एन की बात कर रहे हैं, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू दी लोएस्ट स्टेट कौन सी होती है, लोएस्ट स्टेट होती है, अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये लोएस्ट स्टेट हमारी ग्राउंड स्टेट ही होएगी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के लिए J 0 होता है, इसके लिए J हमारा क्या होता है, 1। तो हमने किसकी रेशो लेनी है, N1/N0 की रेशो लेनी है, ठीक है, रिलेटिव टू लोएस्ट स्टेट। ऐसे ही अब उन्होंने फिर सेकंड पूछ लिया कि द रिलेटिव पॉपुलेशन इन दी सेकंड रोटेशनल स्टेट। सेकंड रोटेशनल स्टेट का मतलब क्या है, N2। रिलेटिव किसके रिलेटिव जाना है, ग्राउंड स्टेट के ही रिलेटिव जाया जाता है, N0 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है रिलेटिव परमुटेशन पॉपुलेशन, इसको रिलेटिव परमुटेशन बोला जाता है, ओके मैम, डन। पॉपुलेशन। एक जरा पीछे करेंगे, जरा 1 मिनट। मैम आपका ये माइनस माइनस में कैसे आ गया आंसर, ये बताएंगे जरा। 5 × E⁻, आप कर रहे हैं कि -H²/I⁻²2 है, तो 3 × 2 E⁻² +6 बनेगा ना, -6 तो बन नहीं सकता है। +6, यस, +6 बनना चाहिए। -2 है, यस, +6 बनना चाहिए इसका आंसर।
ऑप्शन में गलत दिया है फिर आंसर। हाँ मैं बताती हूँ, पता। हाँ, दिक्कत पता कहाँ पे है? ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो है ना, इधर ई रेस टू पावर -2 गिवन होगा आपको। गलती सारी यहीं पे है। ई रेस टू पावर -2 गिवन होगा आपको ऑप्शन स्टेटमेंट में। अगर ई रेस टू पावर -2 गिवन होगा तब जाके आपका आंसर ई रेस टू पावर -6 आएगा। अगर ई रेस टू पावर 2 गिवन है तो आपके पास ई रेस टू पावर +6 आंसर आएगा। यहाँ पे गड़बड़ है, और कहीं वैसे उसमें नहीं गड़बड़ है क्वेश्चन में। बस इन्होंने माइनस प्लस का चक्कर डाल दिया है। आप स्टेटमेंट में ही, ठीक है, स्टेटमेंट में ही चाहे माइनस लिख लो चाहे सी ऑप्शंस में प्लस कर लो, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द रिलेटिव पॉपुलेशन इन टू स्टेट्स विद एनर्जी E1 एंड E2। एक रिलेशन आपको गिवन है, N2/N1 इज इक्वल टू 3/2 ई रेस टू पावर N1/N2 दिए मैम। N1/N2 ये दे रखा है आपको, डिवाइडेड बाय केवीटी। अब उन्होंने पूछ लिया कि डीजेनरेसी की वैल्यू बताओ, G1/G2 की वैल्यू क्या होगी। ये रिलेशन देके ये वैल्यू डीजेनरेसी की वैल्यू पूछ ली गई। अब ये क्या है? पॉपुलेशन है ना। पॉपुलेशन क्या होती है? NJ = 2J+1 ई रेस टू पावर -EJ/KBT। तो हमारे पास ये डीजेनरेसी तो होती है, ये हमारी डीजेनरेसी ही तो होती है। इसका मतलब ये जो हमें रेशो दी हुई है, ये डीजेनरेसी की ही रेशो दी हुई है। ये हमें डीजेनरेसी की ही रेशो दी हुई है। इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बट अब मेरे को कोई आंसर बताएगा वैसे कि क्या होगा इसका? 3/2 ही हो जाएगा इसका आंसर। 2/3 होगा मैम, क्योंकि यहाँ पे G2/G1 की वैल्यू दी है और हमें वहां पे G1/G2 पूछा है, तो उल्टा हो जाएगा। यस, यही सुनना था मेरे को। अगर आप इधर देखोगे, कि अगर आप इधर देखोगे, 3/2 है ना, 3 × ई रेस टू पावर E2/KBT है, कि डिवाइडेड बाय, मैंने सेपरेट कर दिया, 2 ई रेस टू पावर E1/KBT है। इसका मतलब जो ये है E2 के साथ है ना, तो ये डीजेनरेसी होगी G2 और ये वाली डीजेनरेसी होगी G1। बट हमें पूछी गई है G1/G2, मैडम हमें तो 1/2 दिया गया है ना, 1/2 दिया गया है ना हमें। E1 N1/N2 दिए गए हैं हमें। वो तो राइट साइड ऊपर पे गड़बड़ की हुई है, राइट साइड पे ही गड़बड़ है। वो क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जो राइट हैंड साइड है ना, वो उल्टी करके दी हुई है इन्होंने। जैसे ये क्वेश्चन N1 और N2 तो इंडिविजुअल हुए ना, वो नहीं हो रिलेटिव। अब आपको यार रिलेटिव हुए तो विद रिस्पेक्ट टू जीरो हुए ना वो। तो ये उसकी उसकी वैल्यू तो 1 ही बनने वाली है, E0 की। N0 जो है। बिना, मैं इसको दूर कर देते हैं कंफ्यूजन को। E1 E2 टू स्टेट्स का दे रखा है। तो इसको और क्या, इसका आंसर 2/3 आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए। 3/2 ही आना चाहिए ना मैम, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू तो G हुआ ना, NJ। और अगर आप एन ये जो स्मॉल n1/स्मॉल n2 है, अगर आप स्मॉल n1 और स्मॉल n2 को रिलेटिव ही लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल ही लेना मैं पड़ेगा ना वो मैम। समझ मैं वो समझ गई आपका पॉइंट, बट स्टेटमेंट में देखो, एन इन्होंने उल्टा रिलेशन दे रखा है।
इन्होंने उल्टा रिलेशन दे रखा है। जो आपके पास E2 के साथ जो टर्म आती है ना, वो उस स्टेट की, अगर G है, E2 है ना, इसका मतलब ये सेकेंड स्टेट की डीजेनरेसी बनने वाली है, और जो E1 है वो फर्स्ट स्टेट की डीजेनरेसी बनने वाली है। तभी हमने इसको G2/G1 लिखा है। बट मुझे चाहिए था तो G1/G2, इसलिए इसने उल्टा लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट मैम आप साइड फिर N1 और N2 N1 अपॉन डिवाइड बाई N1 N2 होना करोगे, चाहिए था ना, बन अगर जाएगा E की पावर माइनस C2 बाई E2 माइनस C1 बाई KBT। ऐसे है ना आपके पास फर्स्ट स्टेट। मिनट। इन्होंने पहली चीज तो, अगर मैं J1 J2 की वैल्यूज रख के देखूँ ना, वैसे तो आएगा नहीं, क्योंकि J1 J2 की वैल्यूज रखोगे तो काफी फर्क पड़ जाएगा ना। 3 तो कभी आएगा ही नहीं, जो 3 है नहीं बन जाएगा, 2 नहीं बनेगा, डीजनरेसी 1/2 फिर नहीं। 3/5 आ रहा है फिर तो, अगर जे की वैल्यू पुट करें। जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आएगा ही नहीं ये वाला जो चीज है ना, वो जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आएगा ही नहीं। ये आपको स्टेटमेंट ही ऐसी दे रखी है ये, आपको ऑलरेडी, मतलब ना, जो मैम मैं हमने J कॉन्सेप्ट। की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ मैम, मैं बोल रहा हूँ कि N प्रोपोर्शनल टू GJ हुआ ना, तो फिर आपने G1/G2 2/3 कैसे लिख दिया, जब N है ही प्रोपोर्शनल टू GJ है। आपको नहीं, जो हमने रिलेशन किया है और जो ये वाला रिलेशन है, इन दोनों में बहुत फर्क है। ये किसी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किया हुआ है, देखो। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या चीज के प्रोपोर्शन ले रहे हैं वो हमें नहीं पता है। बट मेरे को इतनी चीज पता है कि जो G होता है, वो उसके साथ जो आता है वो EJ/KBT होता है। यहाँ से हमने फैक्टर देखा है, जो हमने किया हुआ है। मैं इसकी राइट जो लेफ्ट साइड है उसको मैं देख ही नहीं रही कि कैसे मैं प्रोपोर्शनल है। आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इनवर्स कैसे लिया आपने वो नहीं मेरे को पता लगा ऐसे। वो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन आपको, वो डिस्ट्रीब्यूशन ही गिवन है ऑलरेडी, उस पे तो सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ये स्टेटमेंट ही मेंशन की हुई है आपको कि N1/N2 इज इक्वल टू 3/2 ऐसे दे रखा है। वो स्टेटमेंट है सुनील, इस पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग अपना मेथड लगाएं उस पे अकॉर्डिंग, आपका सही है जो आप बोल रहे हो कि N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है GJ के। बट ये मैक्सवेल मतलब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, इसमें अब इन्होंने क्या चीज लेके चले हैं वो नहीं पता हमें। इसमें इन्होंने उल्टा लेके चले हुए हैं, तो वो लेफ्ट साइड से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, हमने देखना ही राइट साइड है अपनी। नहीं तो अदरवाइज आप कंफ्यूज ही होंगे इस क्वेश्चन में। इसको जा फिर आप लोग कैसे बता सकते हो? अ, मैडम ये क्वेश्चन के हिसाब से 3/2 आंसर बनना चाहिए, 2/3 नहीं बनना चाहिए। मैं बताती हूँ, हम लोग ना इसको N2/N1, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को ही। हमने ये किया है NJ इज इक्वल टू GJ e⁻EJ/KBT। अगर मैं मान लो N1 लेती हूँ, तो ये बनेगा G1 e⁻E1/KBT। अगर मैं N2 लेती हूँ, G2 e⁻E2/KBT। अगर मैं दोनों की रेशियो लेती हूँ तो क्या बनेगा? G1/G2 e⁻E1/KBT। ये ऊपर चला जाएगा फैक्टर, ये बन जाएगा प्लस का। अगर मैं यहाँ से माइनस निकाल लेती हूँ तो आपके पास क्या बनेगा? माइनस कॉमन निकालती हूँ, यहाँ पे क्या बनना चाहिए? E1 - E2, यही बनेगा क्या? यही बनेगा मैम। पर गया प्लस हुआ,
E1 माइनस E2 बाय KBT, ये दे रखा है। ये वाला फैक्टर बनेगा ना, E1 माइनस E2 बाय KBT। यस, ये वाला फैक्टर बनेगा। अब आप बताओ, अब यहाँ पे अगर G1 आ रहा है, उसके साथ एनर्जी जो फैक्टर है वो E1 आ रहा है, ठीक है, उसके साथ एनर्जी का फैक्टर क्या आ रहा है, E1। बट हमारे वाले स्टेटमेंट में उन्होंने किया ही उल्टा है, उसके साथ E2 है, सबसे पहले लगा हुआ है E2, ठीक है, सबसे पहले कौन सी चीज लगी हुई है, E2। तो अगर मैम मैं भी यही E2 बोल है, रहा था कि मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो रहा ना इससे। तो मैम यहाँ लेफ्ट साइड में N2 डिवाइडेड बाई N1 आना चाहिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ हाँ वो मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक तभी है। ये मैं पॉसिबिलिटी होगी, मतलब वो वाला आंसर जो आप बता हम्म रहे हो वही आएगा। मैं ऐसे नहीं आ आपकी सकता है चीज ना। समझ गई, मैं आपकी चीज समझ गई, जो हमने किया है वो हमने ये किया है। बट स्टेटमेंट में उन्होंने अगर ऐसा मेंशन कर दिया गया है, तो अगर इसकी राइट साइड देखोगे ना आप, E2 के साथ G2 वाला फैक्टर आना चाहिए, और E1 के साथ वही G1 वाला। तब हमें पता चला कि G2 बाई G1 हमें गिवन है 3/2 है, बट हमें निकालना है G1 बाई G2, इसलिए हमने इस चीज को उल्टा किया है, तो और मैम कुछ अगर भी नहीं किया N2 मैंने। N2 बाई N1 कर देते हैं तो टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो फिर ठीक बन जाएगा ना यस, आंसर। फिर आंसर आ जाएगा। मैं तो स्टेटमेंट जो मेंशन है, मैं तो उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। वो चीज आप सही बोल रहे हो, तभी तो मैंने ये करवाया है कि कंफ्यूजन ना हो। उसमें N2 बाई N1 कर लेना हम इसमें। अगर वो स्टेटमेंट में ऐसा गिवन हो तो कोई देखना पड़ेगा कि क्या स्टेटमेंट थी एक्चुअल। मैम उसके बाद हाँ जी, होना तो उधर N2/N1 ही चाहिए, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ही ऐसी स्टेटमेंट दी हो, पेपर में बाई चांस भी ऐसा तो कोई मैंने बोला, क्वेश्चन हो, तभी तो तो हमने मैंने राइट बोला है साइड। कि लेफ्ट साइड, राइट साइड को देखो। ठीक है। नहीं तभी मैम, तो मैंने एक चीज आपको वही फिर तो हम बताई है कंफ्यूजन हो गए कि ना वहाँ पे, ऐसा थोड़ी हो सकता। हो नहीं सकता, बट अगर फिर भी पेपर टाइप करने वाले के हाथ से गलती हो जाए। हम तो वहाँ पे 3/2 ही करके आएंगे अपने जो कंसेप्ट चला हुआ उसके बिहाफ पे तो। नहीं, फिर आप इसकी राइट साइड को चेक करोगे तो 2/3 लिख सकते हो आप, क्योंकि E1 के साथ G1 वाला फैक्टर आना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया। मैं देख ही उस चीज को रही हूँ, मैं लेफ्ट साइड को देख ही नहीं रही। मैम अगर हम राइट साइड को लेके भी चलें तो N1/N2 के अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हो ना ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन तो यही बोलता है कि ऑलरेडी हम इसकी आप G1/G2 की ऑलरेडी वैल्यू चीज हाँ रेसिप्रोकल लेंगे। आपको ऑलरेडी जो वैल्यू हम तो आपको प्रॉपर उसी पे ऑलरेडी निकल रहे वैल्यू हैं। आपको ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है ना, तो वहां पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। जी जस्ट वही। इतना काम किया है, जस्ट इतना काम किया है, N1/N2 = 3/2 e⁻² डिवाइडेड बाय KBT। इसका मतलब अगर E2 वाली टर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, E2 वाली टर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब साथ में यहाँ पे G2 वाली टर्म, मैंने ऐसे देखा है कि ये G2/G1 का फैक्टर आएगा। तो अगर G1 G2 निकालना है तो वो 2/3 आ जाएगा। बाकी मैं एक बार चेक भी कर लूंगी इस स्टेटमेंट को, मैं चेक भी कर लूंगी एक बार एक स्टेटमेंट को कि क्या मेंशन किया हुआ है इन्होंने। बाकी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में पॉपुलेशन उन्होंने दे रखी है कि जो NJ की वैल्यू है वो 2J+1 e⁻BJJ+1 बाय KBT है, कि वेयर N0 बी दी पॉपुलेशन इन दी ग्राउंड स्टेट। देन हमें पूछा गया साथ में N0 भी है इसके, हमें पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ J ऑफ द रोटेशनल लेवल फॉर मैक्सिमम पॉपुलेशन, J की वैल्यू बतानी है फॉर मैक्सिमम पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, ये चीज हम dnj/dj लोग = 0।
यस, ये चीज हम कर चुके हैं। जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो आप लोग क्या करोगे, एन जे का जे के साथ डेरिवेटिव करो, वो 0 रखो। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जे की जो वैल्यू है वो आपके पास बन जाती है 1/2 रूट 2 के बी टी बाय बी एच कट सी माइनस 1/2, ये आ जाती है वैल्यू। ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये वैल्यू आ जाती है। ये हमने ऑलरेडी क्लास में किया था, किसी के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो ऐसे निकलेगी। मैडम इसमें ये पावर 1/2 तो नहीं होगी, कट तो नहीं है इसमें इसमें ऑप्शंस में? पावर 1/2 कहाँ की बात कर रहे हो? रूट ऑफ 2 के वैसे बी मैम टी। इसका ऑप्शन ऑप्शन बी आएगा, तो यहाँ पे पावर 1/2 आनी चाहिए। रूट कट गया है, रूट कट दिया उन्होंने, रूट आएगा, ऑप्शन बी आएगा, रूट आएगा। पहले वाले में आएगा ना रूट, फर्स्ट वाले में आएगा, फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर की। यस, फर्स्ट टर्म में आएगा। मतलब जो अभी मैंने जे की वैल्यू लिखी है वो करेक्ट वैल्यू लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 consecutive lines in the microwave spectrum, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम मींस रोटेशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ऑफ HBr molecule are found to be P लाइंस की बात हो रही है। इसका मतलब ऐसे लाइंस दे रखी हैं आपको, 3 लाइंस हो गई ना ये। एक और लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक मिनट, इसको हम ऐसे की बजाय ऐसे लेते हैं। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम की 3 लाइंस की बात हो रही है। फर्स्ट लाइन अगर मैं लिखूं 84.544 पर सेंटीमीटर दे रखा है। सेकेंड लाइन दे रखी है 101.355 पर सेंटीमीटर। थर्ड लाइन आपको दे रखी है 118.112 पर सेंटीमीटर। ठीक है। द रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ HBr मॉलिक्यूल इज, रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, बी बी। को ही बोलते हैं हम रोटेशनल कांस्टेंट। रोटेशनल कांस्टेंट हमारे पास ये होता है, तो बी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो बी की वैल्यू रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमें पता है कि दो किसी भी एडजेसेंट लाइंस के बीच में अगर आपने डिफरेंस देखना हो वो 2b होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है, 2b होता है। तो अगर 2b होता है यहाँ से आप निकाल सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2b के इक्वल आना चाहिए। करोगे कैलकुलेट, कितनी आएगी वैल्यू? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन मैम डिफरेंस सेम नहीं रहना चाहिए ये? डी ऑप्शन अच्छा, आया मैम। सबका डी डिफरेंस 2b ही आएगा। जो डिफरेंस है वो 2b ही रहने वाला है। 8 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है मैम, डी ऑप्शन। सबका यही बन रहा है। यस मैम। आपकी भी निकालो जल्दी से आंसर।
2b इज इक्वल टू कितना आएगा इसको कैलकुलेट करके b की वैल्यू? डी ऑप्शन बोला आपने 8.5, यही बन रही है सबकी। मैम 8.3 अप्रोक्सीमेट आ रही करके है यही एक आ में रही और है। दूसरे में 8.4 कुछ आ रही है। 8.3 एंड 8.4 आ रही है दोनों में ना, माइनस करके डिवाइड बाय 2 करके। डिफरेंस 16.8 है ना मैम, डिफरेंस है 16.8, मतलब दोनों में नियर अबाउट डिफरेंस बन रहा है। दूसरे में 16.757, तो उसको भी हम 16.8 ले सकते हैं मतलब। 101.355 है माइनस 4.4। यस, देखो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो, ठीक है, इन दोनों लाइंस का डिफरेंस लेते हो तो 16.811 आएगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो तब आपके पास कितना बनेगा? 118.112 माइनस करना है 101.355, तो ये भी आपके पास अप्रोक्सीमेट 16.751 बन रहा है। तो हमें पता है, चाहे आप किसी मर्जी का ले लो, दोनों का जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में दो लाइंस के बीच में, एडजेसेंट लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2b ही रहना है, चाहे आप फर्स्ट से ले लो चाहे सेकंड से ले लो। तो 2b इज इक्वल टू 16.811, यहाँ से आपके पास b की वैल्यू ये निकल आएगी। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। कि दो स्पेक्ट्रल लाइन, दो एडजेसेंट, जो डिफरेंस है वो 2b होता है, यहाँ से आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? द फर्स्ट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है 12c 16o, इसके लिए दे रखा है 3.842 पर सेंटीमीटर। यहाँ पे ना वो है, क्या बोलते हैं, मिस कंप्लीट स्टेटमेंट दी नहीं है उन्होंने। एक मिनट, मेरे को स्टेटमेंट ढूंढने दो इसकी क्या बनेगी। मैम हम निकाल भी तो सकते हाँ हैं, जी, हम निकाल भी तो सकते हैं क्या वैल्यू। निकालना है? बी की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन से, तो फिर दोनों का I1 अपॉन I2 कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी 13c, मैं वही देख रही हूँ कि निकालना पड़ेगा जब गिवन है। अगर गिवन है तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। मेंशन किया गया है आपको, ये 3.673 पर सेंटीमीटर मेंशन कर दिया। कभी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लेना 12c16o के लिए आपको 3.842 पर सेंटीमीटर दे रखा है, और सेकंड के लिए 13c16o के लिए ये दे रखा है। आपको पूछा क्या हुआ है? द रेशो ऑफ देयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसको बोल देते हैं सेकंड। तो फर्स्ट बाय सेकंड हमने ये रेशो निकालनी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से निकलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से निकलेगा? वो हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा, इधर। ये क्योंकि पर सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब ये डेल्टा न्यू बार, मतलब वेव नंबर की फॉर्म में डिफरेंस दिया हुआ है। तो वेव नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो वेव नंबर ये किसके इक्वल होता है? 2b ये j मैं इंटू j किसके, प्लस 1। मैडम इसका सी आंसर, इसका आंसर सी भी है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, बिल्कुल सी है। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी से हो जाएगा मैम, ये दो ही स्टेप में। वैसे डेल्टा भी कर न्यू इज, सकते हो। मैं, देखो मैं, हम लोग अभी तक एक चीज कर चुके हैं
कि दो स्पेक्ट्रल लाइंस के अगर डिफरेंस देखना है हमने, वो 2b आता है। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो वेव नंबर का डिफरेंस है हर एक में, वो 2b आता है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं 2b की वैल्यू ये आ जाएगी 3.42। ठीक है, अगर मैं इसके लिए देखूंगी तो मैं बी डैश लिख लेती हूँ, वो है 3.673। ठीक है, वेव नंबर डिफरेंस हमारा इतना ही होता है हर एक केस के लिए। तो मैं बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगी, या फिर दोनों को डिवाइड कर लो। दोनों को डिवाइड करोगे तो 2b/2b' = 3.42/3.673। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या होती है, h⁻² μ1 लिखना पड़ेगा। नहीं, हमने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है, डायरेक्ट आ जाएगा I1c। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड के लिए आपके पास हो जाएगा I2c = 3.842 तो यहाँ से h⁻²/2c, ये तीनों I2 फैक्टर्स हो अपॉन I1। जाएंगे कैंसिल। तो I2/I1 = ये बन जाएगा। उल्टा करना है हमने। ठीक है, उल्टा करोगे तो I1/I2 निकालोगे, वो 3.673/3.842 मैम ये I2 बन अपॉन जाएगा। I1 नहीं आएगा, I2 अपॉन I1 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमें रेशियो पूछी है ना मैम। तो रेशियो ये तो हमने I1 हाँ, अपॉन I2 करना पड़ेगा, या I2 अपॉन I1। आइसोटोपी। कोई यस। एक आंसर दिया होगा ना, क्योंकि अदरवाइज तो जीरो मतलब हम्म। वो 1 से छोटा आ जाएगा। यस, कोई एक आंसर दिया होगा। यहाँ से I2/I1 जो है वो 1.046 आ रहा है, और यही आपके आंसर में क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट में दे रखा है। 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0 समथिंग आएगा आंसर, वो है ही नहीं 0 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब I2/I1 ही पूछा होगा, और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? मैम अगले का आंसर बी है। अगले पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करवाया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। 7 7 दो बार लिख रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हमारे पास प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक रिजिड रोटेटर है। द सेपरेशन बिटवीन दी टू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस डेल्टा न्यू बार इन द स्पेक्ट्रम इज, ऑप्शंस दे रखे हैं। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आपके पास सेपरेशन मतलब जो डेल्टा न्यू बार है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि क्या ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ये होता है 2b/j+1, और b की वैल्यू हमारे पास होती है h⁻² / 2i c। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी की बात करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, तो बी हो सकता है। सी भी चेक कर लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन द एंगुलर मोमेंटम। कहीं पे भी हमें एल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होगा। डी ऑप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इंटरएटॉमिक सेपरेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उन्होंने बोला है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R² के। बट यहाँ पे आई में देखोगे आप, आई में होता है MR², तो ये इनवर्सली आना चाहिए। ठीक है, ये क्या आना चाहिए? इनवर्सली आना चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ आइडेंटिकल रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द सेपरेशन बिटवीन दी स्पेक्ट्रल लाइंस इज रिड्यूस्ड टू रिकॉर्डेड टू बी। मतलब सेपरेशन बिटवीन दी स्पेक्ट्रल लाइंस, डेल्टा न्यू बार की वैल्यू दे रखी है 0.7143 पर सेंटीमीटर। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल हमें पूछा है, और जो ये सेपरेशन है ये किसके इक्वल होती है?
टू बी के इक्वल होती है। अब तक हमने यही पढ़ा है ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि जो सेपरेशन है दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में वो टू बी होती है। हमें किसकी वैल्यू पूछी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से हम लोग बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0.7143 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या होती है? एच कट स्क्वायर बाय 2IC। आई से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू आ जाएगी एच कट स्क्वायर बाय 0.7143 इंटू सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सी की, इसका आंसर निकाल लेना, इसका आंसर निकाल लेना। और ऑप्शन नंबर डी मतलब आई की वैल्यू 7.8 इंटू 10⁻⁻46 समथिंग बन जाएगी। ये आप सॉल्व कर लेना, जस्ट कैलकुलेट ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10th। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th आता है। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है? एक रिजिड रोटेटर ऑफ मास m, इफ द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 1 MeV, देन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी? रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी किसके इक्वल होती है? J+1 एच कट स्क्वायर बाय 2I, यही होती है एनर्जी। उन्होंने बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब J की वैल्यू 1 रखनी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए J की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? 2H कट स्क्वायर बाय 2I, तो E1 हो जाएगा H कट स्क्वायर बाय I। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1 MeV, ये आपको 1 MeV के इक्वल दे रखा है। अब उन्होंने पूछा क्या है? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए J की वैल्यू बताएगा कोई कितनी होगी? 5 होगी मैम। फोर्थ के 4 लिए ही होगी ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर 1 है तो फोर्थ के लिए 4 ही होनी चाहिए ना। E4 हो जाएगा आपके पास 4 × 4 + 1 एच कट स्क्वायर बाय 2I। यहाँ से आपके पास बन जाएगा 4 × 5 एच कट स्क्वायर बाय 2I। तो E4 आपके पास बनेगा 20 एच कट स्क्वायर बाय 2I, ये कट किया जाएगा 10, तो 10 10 मिली इलेक्ट्रॉन एच वोल्ट। कट स्क्वायर बाय I। तो एच कट स्क्वायर बाय मैम हमने I एक की बात इधर से पूछी वैल्यू थी। लिख लो। ये पूछो, तो 10 MeV हो जाएगी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन मैम जो नंबर ग्राउंड स्टेट बी है उसके करेक्ट लिए हो जे की वैल्यू जाएगा। क्या होगी? मैम ग्राउंड स्टेट 0। के लिए जे की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0। यस, ऐसे होते हैं ना ये J 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फिर ये अगर हम सेकंड जे की वैल्यू एक्साइटेड 0 स्टेट है, लेंगे तो ई थर्ड जे की वैल्यू तो 0 आ रही है। एनर्जी 0। यस, 0 आएगी। E1 आ जाता है एच कट स्क्वायर ओके बाय ओके। आई, ये आ जाता है आपके पास 3 एच कट स्क्वायर बाय आई एंड अप टू सो ऑन। हमने मैम 1 करके लिया था ना, अगर हम ग्राउंड स्टेट 1 करके ले रहे थे और अगर जे 5 लिया था तो तब भी मैम ये आ रही थी 10 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आया, वैल्यू तब भी सेम आ रही है। वैसे तो स्टैंडर्ड मेथड तो यही है। यस मैम यस बाकी मैम। हम करते हैं ठीक है। कल। मैम आप दिन में क्लास लेने वाले हैं आज, आपने बोला था। मैं बोला था रात को लूंगी, अच्छा ठीक है। दिन में तो सुपिंदर सर की क्लास बोला था। अभी भी मैम सर की क्लास आज? क्या हुआ? मैम कितने बजे लगेगी फिर? टाइमिंग का कुछ? 9 बजे। 9 बजे? 2 2 2। अच्छा 2 बजे। ओके।
या 3 बजे लगा लो। 3 बजे लगा लो मैम, 3 बजे। 3 बजे रख लेते हैं पुराने वाला टाइमिंग। 3 बजे रखते हैं टाइमिंग, ठीक है। ग्रुप में नहीं डालूंगी वो, मैंने ऐसे ही बता दिया अभी आपको, सेम ही टाइमिंग पे रखेंगे।